हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूके ड्रामा का फोर्थ पार्ट, जो कि इसका आखिरी पार्ट होने वाला है। यानी एंड में मैं अपनी पर्सनल रिव्यू के साथ साथ इस ड्रामा के कई सारे डिटेल्स को भी डिस्कस करूंगा विद थ्योरीज, फैक्ट्स एंड ट्रिविया और भी बहुत कुछ। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर से देखिएगा। एंड अगर आपने इसके पहले पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तब हम बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। हारू डैनो को मरने से बचाने उसे स्टेज चेंज करता है। वो हॉस्पिटल पे जो रिपोर्ट्स थे उनकी अदला बदली कर देता है। डैनो की रिपोर्ट्स किसी और की फाइल में और किसी और की रिपोर्ट्स डैनो की फाइल में। एंड वो कोई नहीं बल्कि जूदा की ग्रैंडमदर थी, जो कि उसी हॉस्पिटल पे एडमिट थी। एंड वो डॉक्टर ली की ही पेशेंट होती है। वही डैनो की चेंज हुई रिपोर्ट्स देख डॉक्टर ली कहते हैं उसकी कंडीशन अब तो ठीक है, यानी नई दवाई उस पर काम करी है, इसलिए सर्जरी की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी हारू ने सक्सेसफुली स्टेज को चेंज कर दिया था। एंड इस बात से सभी बहुत खुश थे सिवाय क्यों की। वो कहते हैं तुम्हें सर्जरी करवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि इन स्टेज चेंज करने के रिपरकशंस क्या होंगे वो हम नहीं जानते। और वो डैनो को ट्रम्पेट क्रीपर के बचे हुए पन्ने भी देता है ताकि वो भी जान सके पास्ट में आखिर हुआ क्या था। एंड सेम स्टोरी यहाँ भी रिपीट हो रही है। वही बात की जाए ड्राई स्क्विड की, तो पास्ट में जैसा कि हमने देखा था उसके लिए सू को मरवा दिया जाता है, शायद कॉन्ग के द्वारा। और ये किलिंग एक्चुअली में शैडो सीन्स में हुई थी। और तभी यहाँ पर एक रिवील होता है कि शैडो में भी कैरेक्टर डेथ्स कैरेक्टर का ईगो ले लेती है, उसे मारती नहीं। और उसकी मेमोरीज के बिना वो कैरेक्टर सिर्फ एक नॉर्मल सेट पीस बनकर रह जाता है। एंड वही अगर आपकी स्टेज में डेथ हो गई तब आपका कैरेक्टर इस दुनिया से ही गायब हो जाता है। या इस केस में बात की जाए तो शैडो में सू की डेथ हो गई थी तो वो सब कुछ भूल चुकी होती है। लेकिन जब ड्राई स्क्विड उसे याद दिलाने की कोशिश करता है तभी ग्योंग उसे देख समझ गया था कि ड्राई स्क्विड की कमजोरी क्या है। एंड स्टेज में भी वो सू को जान से मरवा देता है और ड्राई स्क्विड से कहता है इसके बाद बारी तुम्हारी होगी। असल में वो ऐसा इसलिए कर पाया था क्योंकि सू ग्योंग की ही मिस्ट्रेस थी। एंड इसीलिए आज तक ड्राई स्क्विड कभी भी स्टोरी चेंज करने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि जब उसने अपनी स्टोरी चेंज करने की कोशिश की तब उसने अपनी प्यार को ही खो दिया। लेकिन क्या हारू के साथ भी ऐसा ही होगा, या फिर वो ड्राई स्क्विड से एक स्टेप आगे जाके स्टोरी को चेंज कर पाएगा। वहीं फिर हम जान पाते हैं ड्राई स्क्विड ने पास्ट में हारू को एडवाइस दी थी और ये सारी बातें रिवील की थी। वही बात की जाए डैनो की, तो वो और हारू बहुत खुश थे, उसकी जान बच गई थी और वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूदा सेमी से कहती है नामजू वापस आ चुका है और वो मुझसे शादी करेगा। तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है, बुली करने के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकती। एंड ये बात सेमी को एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल देती है कि बंदी बात तो सही कर रही है। मीनवाइल मेदोवा और जूदा के बीच दोबारा रोमांटिक एंगल स्टार्ट हो गया था नामजू की एब्सेंस में, इसलिए वो दोबारा उसे प्रपोज करता है, जिसपे जूदा कहती है मैं भी तुम्हें उतना ही पसंद करती हूँ, लेकिन नामजू को भी प्यार करती हूँ। नामजू ने पहले मुझे बचाया था और साथ दिया था, इसलिए मुझे उसे चूज करना होगा, क्योंकि मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। लेकिन ली दोवा हम हमेशा दोस्त रहेंगे। दोवा मनी मन कहता है हाँ दोस्त रहेंगे, यही तो कैरेक्टर है मेरा। वहीं ड्राई स्क्विड और नई स्टूडेंट के बीच हमें कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं। एंड एक्चुअली वो नई स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि सू थी, जिसे एंशिएंट टाइम्स में क्योंग ने मरवाया था, पर वो वापस आ चुकी है। यानी उसका एक नया कैरेक्टर यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन उसे अपना अतीत बिल्कुल भी याद नहीं, उसके पास ईगो नहीं है। पर वो ड्राई स्क्विड के प्रति अट्रैक्शन अभी फील कर पा रही थी। लेकिन ड्राई स्क्विड क्योंग से साफ साफ कहता है कि इस बार सू से दूर रहना। फिर अगली सीन में हमें एंशिएंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। फिर ड्राई स्क्विड की बात समझ डैनो की जान बचाने हारू उसे लेकर भाग निकला था, बट उसके पीछे रॉयल गार्ड्स पड़ गए थे और उन्हें पकड़ लिया जाता है। क्योंग अपने सिपाहियों के साथ उसे घेर लेता है और आदेश देता है मार दो यून डैनो को। पर तभी सामने हारू आ चुका था। हारू को ऐसा करता देख क्यों कहता है तो ठीक है तुम उसे मारो, क्योंकि ये राजद्रोह होगा अगर तुम उसके लिए मुझे धोखा दोगे तो। अब वो डैनो को खुद ही जान से मार देता है, यानी डैनो को मरने वाला हारू ही था। इस बात को प्रेजेंट में याद कर हारू डैनो से दूर रहने लगता है, क्योंकि उसने खुद अपने प्यार को मार दिया और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। और उसे मारने की वजह से ही उसके हाथ पे वो स्कार का निशान था। वही डैनो की सर्जरी फाइल्स भले ही उन्होंने चेंज कर दी थी, बट उसकी हार्ट कंडीशन अब भी ठीक नहीं हुई होती है, जैसा कि ग्योंग ने कहा था। अब वो दोबारा हॉस्पिटल पे एडमिट हो जाती है। जब स्टेज वाली सीन के खत्म होते ही शैडो में ग्योंग उसके पास था और डैनो बेहोश होती है। ग्योंग के पास वहां पर ऑप्शन था कि वो डैनो को वहां मार दे, क्योंकि शैडो में मरने से डैनो की हारू के साथ वाली याददाश्त चली जाएगी और फिर वो हमेशा के लिए ग्योंग के साथ रह लेगी। लेकिन ग्योंग इतना भी बुरा नहीं था कि वो उसे अपने पास रखने के लिए उसे जान से ही मार दे, और वैसा नहीं करता। इस वजह उसे अपने छोटे भाई जो उसका स्टेप ब्रदर था उसकी बातें भी याद आ रही थी। एंड एक्चुअली उसके स्टेप ब्रदर के पास भी ईगो थी। ग्योंग के पास से जाते हारू डैनो के पास आता है। उसकी कंडीशन देख उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि काश उसने फाइल चेंज ना किया होती, क्योंकि उसके करने से भी कोई भी चेंजेस नहीं आई। स्टेज कहीं ना कहीं से दोबारा रिपीट हो ही रहा है। अगली बार सर्जरी के बाद डैनो स्कूल वापस आती है और हारू उसे हेलो करता है। डैनो उसे इग्नोर करके अपने दोस्तों से बात करने लगती है।
एंड तभी एक ट्विस्ट सामने आता है कि डैनो की पिछली रात मौत हो चुकी है और शैडो में मरने की वजह से वो अपना ईगो खो चुकी है। यानी उसे शैडो वाली कोई भी चीजें अब याद नहीं, और ना ही अब वो आने वाली शैडो में हुई चीजें याद रख पाएगी। एंड अब केवल वो एक स्टेज की कैरेक्टर थी या ग्यांग उसका पार्टनर है बस, और हारू सिर्फ एक क्लासमेट जो कि उसके फियांसे का दोस्त है, ना कि उसका। ये बात हारू का दिल तोड़ देती है। एंड वहां पर ग्यांग तो बहुत खुश था कि डैनो फाइनली उसकी है, बट कुछ तो कमी थी। वहीं दोवा को भी डैनो भूल चुकी होती है एंड खुद में ग्यांग के साथ वो खुश थी, उसका बचपन का दोस्त उसके पहले प्यार के साथ। दूसरी तरफ बात की जाए जूदा और नामजू की, तो स्कूल और मीडिया में एक खबर सामने आ गई थी कि नामजू एक्चुअली में सियोलाइन खानदान का असली वारिस नहीं है। इसलिए स्कूल में उसे इज्जत जो मिलती थी वो मिलना बंद हो जाती है। उसकी सारी रिचनेस सब एक पल में उससे खत्म हो जाता है एंड उसे लगता है कि जूदा भी उससे दोस्ती तोड़ देगी, बिकॉज वो बंदा उतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिच नहीं है, तो क्या फायदा उससे दोस्ती रखे। पर जूदा इस वक्त भी उसके साथ थी, विच इंडिकेट्स कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एंड दोवा बेचारा वहां भी अकेला रह गया था हमेशा की तरह। वही हारू हर पल डैनो को नोटिस करता और सोचता कि ऐसा क्यों हुआ। एकदम एक ग्यांग और डैनो के बीच के बहुत ही प्यारे सीन दिखाए जाते हैं, उनके बचपन के भी और बड़े वाले भी, जब दोनों बहुत क्लोज थे। एंड ग्यांग खुश तो था बट उसके दिल में एक वॉइड थी। वही हारू हर पल कहीं ना कहीं उसे नोटिस करता। एंड याद है जब हारू सब कुछ भूल गया था तब कैसे डैनो ने उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश की थी, बिल्कुल वैसे ही हारू भी करता है। बट ईगो न होने की वजह से वो अगले ही पर स्टेज में सब कुछ भूल जाती थी। तभी ग्यांग भी समझ चुका था कि डैनो के लिए रियल में हारू ही सही है, क्योंकि हारू जो उसके लिए कर सकता है वो ग्यांग कभी नहीं कर सकता। एक्चुअली उसे एंशिएंट टाइम वाले विजन्स वापस आ गए थे। एक्चुअली डैनो को तलवार उसने ही स्टैब की थी, ना कि हारू ने। और ये देख वो खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा था। एंड इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था कि एक्चुअल में डैनो का किलर ग्यांग होता है। इसलिए बंदा प्रेजेंट में अपनी सारी सेल्फिशनेस साइड कर सच में बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस देता है। वो चाहता तो डैनो को हमेशा अपने पास बनाए रख सकता था बिना उसे सच का पता लगने दिए, बट ही चूजेस टू मेक हर सेल्फ अवेयर। अपने ब्लेजर को वो हारू को पहना देता है। एंड आपको याद होगा कि कॉमिक बुक वर्ल्ड में अगर कैरेक्टर्स अपने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते हैं तो कैरेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं, और इसलिए हारू ग्यांग का ब्लेजर पहन डैनो के पास आता है। उसे वो ग्यांग ही लग रहा था, बट जैसे वो उसे टच करती है शी रियलाइजेस कि जो भी कुछ पहले उसके साथ हुआ था, एंड तुरंत वो हारू के गले लग जाती है। उसकी सारी मेमोरीज सब कुछ वापस आ चुकी थी एंड साथ ही उसका ईगो भी। वहीं अब डैनो की सारी मेमोरीज आने के बाद वो ग्यांग से मिलती है। ग्यांग उसके पीछे वहीं बहुत ही प्यारे इमोशनल सीन होता है जहाँ ग्यांग सच में बस एक पार्टनर चाह रहा था जो उसकी भी परवाह करे, क्योंकि भले ही राइटर्स ने उसके कैरेक्टर को ऐसा लिखा था लेकिन उनकी खुद की भी फीलिंग्स थी, और ग्यांग के लाइक भी सभी लोग सिवाय डैनो बहुत ही ज्यादा मतलबी थे। एंड वहीं ग्यांग खुद एक मर्डर था अपनी पास्ट लाइफ में, और वो खुद को एक मॉन्स्टर समझने लगा था। वो बहुत रोता है, जिस पर डैनो कहती है पास्ट वाले डैनो की ओर से मैं तुम्हें माफ करती हूँ, और आज वाली डैनो की ओर से मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ। एंड हाँ, कभी मत सोचना कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम बस राइटर की कठपुतली हो जिसने एज डायरेक्टेड सब कुछ किया जैसा उसे लिखा गया था। तुम खुद एक मर्डर नहीं हो, कभी हो भी नहीं सकते, इसलिए प्लीज बुरा मत मानना। और उस वक्त उसकी माफी और शुक्रिया ग्यांग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द थे। एंड ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग था। अब हमें डैनो और हारू को साथ में दिखाया जाता है जहाँ दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, आखिर इतने वक्त बाद जो दोनों मिले थे। बट अचानक एक कमरे से हारू देखता है कि चीजें गायब होने लगी थी, और साथ ही कैरेक्टर्स भी, यानी कि कॉमिक बुक खत्म होने की कगार पर था, और इसके कुछ आखिरी पन्ने जैसे ही पूरे हो जाएंगे ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, और साथ ही यहाँ के कैरेक्टर्स भी। दुनिया खत्म होने से पहले डैनो और हारू उसकी बकेट लिस्ट पूरी करने का ट्राई करते हैं। एंड दूसरी तरफ सू और ड्राई स्क्विड काफी ज्यादा क्लोज आ रहे थे। इस दुनिया के खत्म होने से पहले फाइनली ड्राई स्क्विड सू से मिल जाता है, और सू को दरअसल सब कुछ याद था। एक्चुअली यह रिवील होता है कि हर राइटर के कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें वो कई बार ड्रॉ करते हैं अलग अलग कहानियों में। खासकर ये राइटर तो जितनी भी स्टोरी लिखते हैं क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स पुराने जैसे ही होते हैं, बस स्टोरी लाइन का टाइम पीरियड चेंज कर दिया जाता है। क्योंकि पिछली कहानी में ड्राई स्क्विड और सू नहीं मिले थे तो इस कहानी में उन्हें मिला दिया जाता है। मीनवाइल हमें हारू और ग्यांग के बीच का एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जो इंडिकेट कर रहा था कि बंदे दोस्त तो नहीं बन सकते, बट एटलीस्ट अच्छे टर्म्स में तो वो आ गए थे। लेकिन ग्यांग कहता है याद रखना दोनों दुनियाओं में मेरी फियांसे ने तुम्हें चूज किया है, जिस पे हारू कहता है थैंक यू उसकी याददाश्त लौटाने में मदद करने के लिए। ग्यांग कहता है शायद अब हर एक शख्स उसी जगह पर आ चुका है जहाँ उन्हें होना चाहिए था, मैं भी, तुम भी और डैनो भी, एंड यही सही है। फिर डैनो ग्यांग को एक गिफ्ट देती है। उसे उसके वियर्ड गिफ्ट कभी पसंद नहीं आते थे, लेकिन आज वो उन्हें एक्सेप्ट करता है। बंदे का हृदय परिवर्तन हो चुका है। वे नामजू जूदा को हमेशा की तरह एक अतरंगी गिफ्ट लाकर देता है जो ओवर द टॉप एक्सपेंसिव था, लाइक लिटरली 2 लाख का हेयर क्लिप। एंड इस पे जूदा कहती है तुम भले ही सीओ लाइन के वारिस हो पर एक्सपेंसेस मैनेज करने आते हैं, बेफिजूल में इतने ज्यादा पैसे उड़ा देते हो। चलो आज से तुम्हारे एक्सपेंसेस मैं मैनेज करूंगी, वरना पैसे कमाने से ज्यादा तुम तो उड़ा ही दोगे। इनकी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी, मेड फॉर ईच अदर। वहीं फिर वो सेमी से कहती है अब जेलेसी छोड़कर
अपने पास देखो, तुम्हारे साथ जो बंदा है वो तुमसे सच्चा प्यार करता है एंड तुम भी उससे। उसका मतलब था सेचियोल से, जो दोनों शुरुआत से लेकर अब तक बस अतरंगी चीजें किए जा रहे थे। लेकिन सच पूछो तो वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, बट उन्हें पता नहीं था। क्या पता अब पता भी चल जाए। विचुता तो बस आखिरी बार मिलती है एंड हमेशा की तरह ये बंदा आखिर में अकेला ही रह गया था। हैशटैग जस्टिस फॉर दोवा। वही सब कुछ ठीक हो जाने के बाद राय स्क्विड अपनी खास पेशकश हारू और ग्योंग को खाने बुलाता है। दोनों खाते तो नहीं क्योंकि राइवल्स थे, पर ठीक ही है, दोस्ती ना सही दुश्मनी तो नहीं थी। वही ग्योंग उसके छोटे भाई के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो गई थी और हमें उनके बीच पहली बार एक प्यारा सा कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है। जब हम जान पाते हैं शुरुआत से लेकर अब तक उसका स्टेप ब्रदर उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो हमेशा चाहता था कि ग्योंग उसे अपना भाई माने एंड आखिरकार वो मान भी लेता है। वही फिर ग्योंग का भाई आकर हारू से कहता है, आपका नेम टैग मिट रहा है एंड साथ ही आप इस दुनिया से गायब हो रहे हो, क्या आपको डर नहीं लग रहा? वो कहता है, लग तो रहा है, बट अपना आखिरी वक्त मैं डैनो के साथ बिताना चाहता हूँ। ये सजा है मेरी स्टेज चेंज करने की, जिसे मैं समझ चुका हूँ, इसलिए आखिरी वक्त डैनो के नाम है। वही हम देखते हैं वो दोनों आखिरी बार गले लगते हैं और फिर हारू इस दुनिया से अचानक गायब हो जाता है। और फिर स्कूल का फेयरवेल डे आ चुका था, जहाँ सभी लोग हारू को भूल चुके थे सिवाय ईगो वाले कैरेक्टर्स के। उनकी एक मस्त की फोटो भी ली जाती है, जिसे देख मुझे अपना फेयरवेल डे याद आ गया यार। फिर सारे क्लासमेट्स एक साथ एक फेयरवेल डे का लास्ट फोटोग्राफ लेते हैं एंड ये सीन सच में बहुत इमोशनल था, क्योंकि इसे देखकर हम भी समझ गए थे कि ड्रामा खत्म होने वाला है। वही A3 भी एक मस्त इमोशनल स्पीच शेयर करते हैं, जब वो वादा करते हैं इवन आफ्टर स्कूल वो दोस्त रहेंगे, हमेशा A3 रहेंगे, द अमेजिंग 3। अब इन्हें कौन बताए कि कॉमिक बुक ही खत्म होने वाला है, तो स्टोरी थोड़ी ना आगे बढ़ेगी। वही सबसे यूनिक बात पता है यहाँ पर क्या थी, कि लिटरली ग्योंग टेनिस बॉल को देखकर हारू को मिस कर रहा था। सारी दुश्मनी एक तरफ, इनका ब्रोमांस एक तरफ। वही फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपने आखिरी स्कूल डे को, तो वहीं दूसरी तरफ डैनो हारू की डायरी लिए उसे याद कर बहुत रोती है, क्योंकि उसके लिए तो हारू से बढ़कर यहाँ कोई भी नहीं था। उसकी फेट, उसकी जिंदगी, सब कुछ उसे मतलब दिया हारू ने, एंड आज बंदा ही चला गया। फिर अचानक एक ब्लैकआउट के बाद हमें कॉलेज के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ डैनो पढ़ाई करी थी। उसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलती है। डेफिनेटली सेइचोल अब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एंड हैंडसम था, एंड वहीं दूसरी तरफ नामजू को अब लड़कियां ना पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इन शॉर्ट पूरा अग्रेसिव कैरेक्टर उसका चेंज हो चुका था और बंदा अब स्ट्रॉबेरी मिल्क पी रहा था, जो कि जूदा का फेवरेट है। लेकिन यहाँ पर जूदा कहीं नहीं थी। यहाँ डैनो को अचानक कुछ महसूस होता है और वो चलती हुई बाहर आती है। उसे हर तरफ एहसास हो रहा था कि शायद हारू आसपास ही है, बट वो कहीं नहीं था, वो आसपास नहीं था। वो एक बेंच पे बैठती है, पर फिर उसे दोबारा एहसास होता है उसे कोई चीज परेशान करी थी, एंड सारी परेशानी सब कुछ एक ही पल में गायब हो जाती है जब उसे सामने हारू दिखता है। एंड एक पल को तो डैनो भी हैरान थी कि कहीं ये सच में हारू है एंड क्या वो उसे पहचान पाएगा, पर हारू उसे नहीं पहचानता। लेकिन अगले ही पल वो उसे जोर से अपने गले लगा लेता है, यानी कि हारू को डैनो याद थी। एंड दिस सीन क्लियरली इंडिकेट्स कि फाइनली, हाँ जी फाइनली, ये दोनों मिल गए। अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूं, ये दुनिया एक्चुअली में एक नई कॉमिक बुक वर्ल्ड का पार्ट है, क्योंकि सीक्रेट कॉमिक बुक भी ट्रम्पेट क्रीपर की तरह खत्म हो चुकी है। इसलिए इस नई दुनिया को राइटर ने दोबारा लिखा, क्या उन्होंने डैनो और हारू को मिला दिया। और आप यहाँ पर सोच रहे होंगे, पर नई कॉमिक बुक क्यों? क्योंकि ऑडियंस के साथ साथ हारू और डैनो ये दोनों कैरेक्टर्स राइटर के भी वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक थे, तो इन्हें तो वापस लाना बनता ही है। जैसे राइटर ने ट्रम्पेट क्रीपर के कुछ कैरेक्टर्स को सीक्रेट में इंट्रोड्यूस किया दोबारा से, लाइक सू को एंड राइस स्क्विड के लिए वापस लिखा, बिल्कुल उसी तरह राइटर के जादू इन दोनों के नेवर गिव अप एटीट्यूड से फाइनली वो साथ थे। और इसी के साथ ये ड्रामा की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। ऑनेस्टली इसके एंडिंग को मैंने बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि एक नई कॉमिक बुक ही दिखा देंगे। क्या ये दोनों मिल गए? मैंने अपनी पहली वाली स्टोरी पूरी याद है। वैसे अगर बात की जाए इस ड्रामा की एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू, तो इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है। तो इसके नेम से स्टार्ट करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू। एंड ये नेम इसके एक सीन को लेकर जस्टिफाई करता है, जहाँ लीड कैरेक्टर्स ही हमें बताते हैं कि दो एक्स्ट्रास यानी दो साइड कैरेक्टर्स जो बिल्कुल नॉर्मल है, वो क्या कुछ नहीं कर चाहते, यानी कि एक्स्ट्रा डैश ऑर्डिनरी, यानी कि बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी। एंड यही इनकी खासियत थी, खुद में ही बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी होना। बात की जाए अगर फ्लावर्स की, तो ट्रम्पेट क्रीपर एंड सीक्रेट तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग होल्ड करता है। ट्रम्पेट क्रीपर सिंबलाइज करता है कि एक नई शुरुआत को, तो वहीं सीक्रेट सिग्निफाई करता है रहस्य को जो अंत में खुलता है। एंड ट्रम्पेट क्रीपर फ्लावर को हम सीक्रेट वाली कॉमिक बुक में यानी प्रेजेंट वाली स्टोरी में कई बार देखते हैं, एंड वही सीक्रेट वाले फ्लावर को हमें पास्ट वाली स्टोरी में कई बार दिखाया जाता है, यानी कि ट्रम्पेट क्रीपर बुक में। एंड शायद राइटर ने इसे जानबूझकर ऐसा लिखा था। वहीं इसके अलावा इसके डायरेक्टर के लिए एक स्पेशल एप्लॉट तो बनता है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। क्योंकि एक बार सोच के देखिए, इस ड्रामा में बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामास के कितने सारे ईस्टर एग्स रेफरेंसेस दिए गए हैं। A3 ग्रुप का F4 से, जो कि बॉयज और फ्लावर्स सीरीज से सिमिलर है। एंड पहले तो ये ड्रामा खुद ही हाई स्कूल रोमांस को रोस्ट करता है, सेल्फ रोस्ट, लाइक जो टिपिकल रोमांटिक क्यूट डायलॉग्स होते हैं जो कई बार क्लीशे रखते हैं,
उसे डायरेक्टर सेल्फ अवेयर थे एंड डोवा और डैनो एक नहीं बल्कि कई बार नामजू और जूता के पीछे के जो क्लीशे डायलॉग्स थे उनका बहुत बार मजाक उड़ाते हैं। वहीं फिर अनएक्सपेक्टेड हिस्टोरिकल फैंटेसी को जो हाई स्कूल ड्रामा में पार्ट बनाया गया है एक्चुअली रीइंकार्नेशन वाले ड्रामास का रेफरेंस है, लाइक लेजेंड ऑफ द ब्लू सी टाइप के। एंड वहीं दोवा और ग्योंग परफेक्ट एग्जांपल थे तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेकंड लीड्स जिन्हें ज्यादातर कोरियन ड्रामास में दिखाया जाता है। जहाँ एक तरह बंदा दोवा वो उन टाइप के सेकंड लीड्स में आता है जो क्यूट इनोसेंट टाइप होते हैं और अग्रेसिव वाला हीरो लड़की उनके सामने ले जाता है। बट वहीं ग्योंग एग्जांपल था अग्रेसिव विलन टर्न इनटू सेकंड मेन लीड, जैसा कि हमने द इनहेरिटेड सीरीज में देखा था। आपको याद होगा ली मिनो के ऑपोजिट में वो बिन का कैरेक्टर था, बिल्कुल उसी तरह। एंड अगर आप सच में के ड्रामा फैन हो तो इसमें आपको भर भर के रेफरेंसेस मिल जाएंगे एंड डायरेक्टर ने जानबूझ के नहीं डाला है ताकि इसे देखने के बाद आप काइंड ऑफ एक डिस्कशन भी कर सको। वैसे अगर बात की जाए पर्टिकुलर इस ड्रामा की स्टोरी लाइन की तो उसकी कैरेक्टर्स की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी थी, एक यूनिक प्रेजेंटेशन के साथ। इसका ओएसटी भी बहुत ही प्यारा था एंड खासकर डैनो का कैरेक्टर बहुत ही चुलबुला सा था। पर जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है राइटर्स ने डैनो की कैरेक्टर की स्पिरिट ही छीन ली एंड हारू और ग्योंग के बीच की राइवलरी और बैटल में वो कहीं खो कर रह गई। नो डाउट बीच बीच में उसके कई सारे स्पेशल मोमेंट्स आते हैं बट इनिशियल एपिसोड्स के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम थे। वहीं अगर बात की जाए दोवा की तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि आखिर में उसे अकेला छोड़ दिया गया, बट वो सेकंड लीड था तो ये जस्टिफाइबल भी है। नामजू और जूता की स्टोरी इन स्पाइट ऑफ सेवरल सेल्फ रोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड जूता का कैरेक्टर आर्क भी हमें दिखाया जाता है कि अगर एक इनोसेंट कैरेक्टर को रियल में इतना ज्यादा बुली किया जाए तो बंदी एक ना एक बार बदला तो लेगी। बाकी ड्रैग स्क्वाड का कैरेक्टर ओवरऑल स्टोरी में बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए था ताकि अगर ऑडियंस स्टोरी से कनेक्शन लूज करे तो ड्रैग स्क्वाड से बात करने के थ्रू जो डायलॉग्स है उनकी मदद से हमें कॉमिक बुक वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। बस इन स्पाइट ऑफ दिस ब्रिलियंट स्टोरी लाइन इसे ओवरऑल साउथ कोरिया में बहुत ही कम पॉपुलैरिटी मिली थी इनिशियली, जिसका कारण मे भी हो सकता है इसकी थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन जो कि टिपिकल ड्रामा से बहुत ही अलग है। बट आई रियली होप गाइस आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और अगर आप स्टोरी समझ गए होंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्टोरी को समझ भी गए होंगे। वैसे अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके स्क्रिप्ट एंड एडिट में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपकी अगर कोई भी रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सो टिल द नेक्स्ट वन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।